ये इससे पहले कुछ बोलता तो उस काली परछाई से आवाज आई, चलो हमारे साथ, तुम्हें क्रिया शुरू करनी है। जब ये उठा तो इसने देखा कि इसके कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैले हैं और इसके दोनों हाथों पे ऐसे निशान हैं जैसे कि ब्लेड से किसी ने काट दिया हो और ब्लड सूख चुका था, मतलब बह बह के वो सूख चुका था। अब वो जबरदस्ती इशारा कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता उनका चेहरा जो है वो तब्दील होता चला जा रहा है, यानी गुस्से में आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही दाढ़ी, वैसे ही टोपी पहनी हुई और मुझे मुसलसल इशारा कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के उन्होंने कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा और तुमने जिसको मारा है वो एक जिन्नात था और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया और सब कुछ सही। आप बताइए क्या चल रहा है? बस यहाँ पे जो है पिछले 2-3 दिन से स्नो हो रही थी एंड पूरा जो सिटी जो है वो जैम हुआ है, बाहर निकलना मुश्किल है और कहते हैं कि बहुत अरसे के बाद हमारे इस इलाके में स्नो हुई है और अप नॉर्थ में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। और अगर कैलिफोर्निया देखें तो वहाँ पर आग लगी हुई है और एक जगह स्नो हो रही है। तो इस स्ट्रेंज वेदर तो हमने कहा चलें ठीक है, आज हम पॉडकास्ट ही कर लेते हैं और कुछ स्टोरीज जो है, पुरानी स्टोरीज मेरे पास बहुत सारी हैं जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें सेंड की थी और मैंने पॉडकास्ट में भी शेयर की हुई हैं वो। तो हमने कहा कि चलें एक ऐसा करेंगे, जिनको स्टोरीज पसंद होती हैं तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बना लेते हैं, पुरानी स्टोरीज को रिवाइव करके। तो देखते हैं कि क्या कैसा चलता है। और आपके पास भी कुछ स्टोरीज वगैरह हो तो आप भी शेयर जरूर डेफिनेटली कीजिए। स्टोरीज तो है मेरे पास, लोगों ने सेंड की हुई हैं और वो नहीं हो पा रही, उन पे वीडियोस नहीं आ पा रहे। तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे एक स्टोरी, हमारे एक व्यूअर उन्होंने भेजी थी और उनके हिसाब से ये किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है जो उन्होंने शेयर की थी। तो वो स्टोरी भी शेयर करेंगे और बाकी देखें नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी अच्छे से टॉपिक पे करते हैं और हो सकता है किसी गेस्ट को बुलाया जाए। तो जैसे वेदर का आप बोल रहे थे, वेदर तो सही में इस साल भी, मतलब इस साल कुछ ज़्यादा है जो चेंज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बाकी मैं देख रहा था कि जैसे उधर जो फायर का हुआ जो लॉस एंजलिस में, काफ़ी ख़तरनाक था और अभी भी मेरे ख्याल से पूरी तरह से वो आग जो है वो नहीं बुझाई गई है। और उसके ऑपोजिट देखा जाए तो जो आप बोल रहे हैं इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो फायर है ये भी एक तरह से एक कंस्पिरेसी थ्योरी ही बन गई है और ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी में आ रही है। कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है दरख्तों को आग नहीं लगी, सर्टन घर हैं, जो घर है उनको आग लगी है। और कोई कह रहे हैं कि वहाँ पे लेजर बीम के जरिए एरोप्लेन के थ्रू लेजर मारी जाती है और वहीं पे आग भड़क उठती है। और तो आई डोंट नो, वो भी हम किसी दिन उसको कवर करेंगे टॉपिक को। तो दैट्स वेरी स्ट्रेंज थ्योरी या जो है एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो गई है। तो शुरू करें, आपके पास कोई स्टोरी हो तो डेफिनेटली। मेरे पास एक स्टोरी है, आप स्टार्ट करें पहले, फिर मैं बीच में एक स्टोरी सुना दूंगा, फिर आप अपनी सेकंड स्टोरी सुना दीजिएगा। ऐसा कर लेते हैं। ये एक ठीक कहानी बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी। कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, हमें जो कहते हैं कि आपका हमजाद आपकी तरह ही दिखता है, या आपका कोई चाहने वाला हो, भाई बहन, फादर मदर, इसके बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, हम सुनते हैं जो है कि मुझे अपने भाई का हमजाद नजर आया, बिल्कुल मेरा भाई ही लग रहा था।
तो इस तरह की मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ आई थी और जिसको मेरे ख़्याल में इंग्लिश में जो है डॉपलगैंगर कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में भी इसका कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर डेफ़िनेटली हमें जो है वो कमेंट में बताएँ। अब ये स्टोरी एक भाई थे, उन्होंने हमें सेंड की थी और मैंने अपने स्ट्रीम के ऊपर भी शेयर की थी। तो मैंने कहा कि अच्छा टाइम है तो हम इसको कंपाइल कर दें एक ही स्ट्रीम में। तो वो कहते हैं कि एक रात यानी कि वो जब यंग थे 18-19 साल के, तो वो गाँव में रहा करते थे, यानी कि शहर से बाहर। और ये उस वक़्त का टाइम था जो उन्होंने बताया था कि उस वक़्त ज़्यादातर लोग ना छतों के ऊपर सोया करते थे। गर्मी के दिन जब होते थे तो लोग पाकिस्तान में छतों के ऊपर अपनी चारपाई डाल के सोया करते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसी वगैरह नहीं लगाते थे और वगैरह रात के वक़्त जो है वो छत पे चारपाई डाली और सो गए। तो कहते हैं कि इसी तरह जो है मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं और मेरा भाई और मेरे वालिद साहब जो है वो छत पर ही सोते थे और हमारी जो सिस्टर और मदर जो है वो घर के अंदर जो है कमरे में सोया करती थी। तो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी ये होती थी कि मैं जब सोने का टाइम होता था तो मैं छत के ऊपर जाया करता था और 3 चारपाइयाँ जो होती थी वो बिछा के अपने फादर की, अपने ब्रदर की और मेरी, तो उसके ऊपर जो कंबल और तकिया वगैरह होता है तो वो मेरा काम था। तो इसी तरह मैं करता था। तो एक रात ये छत के ऊपर गए तो इन्होंने चारपाइयाँ वगैरह बिछाई और बिस्तर वगैरह लगाए और कहते हैं कि मैं ऊपर जो है छत के ऊपर जो वो जो क्या कहते हैं खड़े होने की जगह होती है वहाँ पे खड़ा था और मैं नीचे देख रहा था। तो क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था, फादर जो है वो ब्रदर अभी घर के नीचे ही थे। तो ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूँ। कहते हैं कि हमारी जो गली है वो इस तरह बनी हुई है कि हमारे घर के बिल्कुल आगे ही एक लाइट लैंप पोस्ट लगा हुआ है जिससे पूरी गली जो है वो रोशन होती है। तो जो भी गली में आता है वो हमें नज़र आता है। तो मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ और मुझे बाईं तरफ से कोई साहब आते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो बिल्कुल जो है वो जैसे ही हमारे दरवाजे के सामने आए और उन्होंने शक्ल ऊपर उठा के मुझे देखा। तो जैसे ही मैं नीचे देखता हूँ तो मेरे वालिद साहब नीचे खड़े हैं। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो है वो इस वक्त तो घर से बाहर नहीं निकला करते थे, ये तो सोने का। तो अच्छा, मैंने ऊपर से नीचे देखा तो मेरे वालिद साहब, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वालिद साहब नीचे क्या कर रहे हैं। अच्छा, नीचे से खड़े होके वो उसको इशारा कर रहे हैं कि तू नीचे आ जा। तो इस तरह इशारा कर रहे हैं तू नीचे आ जा। कह रहे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे इस वक्त मेरे वालिद साहब नीचे क्यों बुला रहे हैं। अब वो जबरदस्ती इशारा कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता उनका चेहरा जो है वो तब्दील होता चला जा रहा है, यानी गुस्से में आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही दाढ़ी, वैसे ही टोपी पहनी हुई और मुझे मुसलसल इशारा कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि छत का जो दरवाज़ा है जहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ के छत के ऊपर आते हैं तो वो लोहे का बना हुआ है। जब वो खुलता है ना तो आवाज़ आती है, लाइक जैसे करके हॉरर मूवीज में जो आती है। और उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ और उनको मैं कह रहा हूँ कि मैं नीचे क्यों आऊँ, क्या हुआ, सब खैरियत है। कहते हैं कि वो दरवाज़ा खुला है, सीढ़ियाँ जैसे ऊपर आते हैं। अब मैंने घूम के पीछे देखा तो मेरे वालिद साहब ऊपर आ रहे हैं और मुझे कहते हैं हाँ बेटा चारपाइयाँ लगा दी। तो मैंने उनको देखा और जैसे ही नीचे देखा, इसमें तकरीबन 2 सेकंड लगे होंगे, नीचे कोई भी नहीं था। कहते हैं कि वहीं पे मैं सर पकड़ के बैठ गया। तो आए, वालिद साहब आए, उन्होंने मुझे उठाया। तो भाई भी आ गया। तो कहने लगे कि क्या हुआ। तो मैंने उनको सारी बात बताई कि मैंने तो अभी अब्बा को नीचे देखा है। तो यानी वालिद साहब ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कुछ दवाएं वगैरह पड़ी और मेरे ऊपर जो है दम वगैरह किया। तो कहते हैं कि इतना मैं डर गया था कि सारी रात मैं कांपता रहा और 2-3 दिन तक तो मैं छत के ऊपर सोया ही नहीं। और कहते हैं कि ये वाकया काफ़ी अर्से पहले हुआ था मेरे साथ और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो ये उन्होंने भेजा था, तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने
अपने वालिद का कोई हमज़ाद ही नीचे देखा। इस तरह की एक और स्टोरी भी है, वो मैं शेयर करता हूँ। इस तरह की स्टोरी मैंने भी सुन चुका हूँ मैं, क्योंकि जो इंसान आपके साथ खड़ा है और वो आपको सामने भी दिख रहा है, तो इस तरह की एक स्टोरी थी। खैर वो मैं एग्जैक्टली पूरा उसको पढ़ के फिर बाद में कभी शेयर करूँगा। मेरे पास एक स्टोरी थी, हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने भेज रखी है मुझे, और वो बताते हैं उनके गांव में काफ़ी मशहूर कहानी रही थी और काफ़ी पुराने टाइम की कहानी है। तो उनके किसी रिलेटिव के बारे में है ये, और वो काफ़ी यंग एज की उनकी कहानी है। तकरीबन आप मान लें कि वो 15-16 साल का रहा होगा जब, और उन्होंने नाम नहीं बताया, तो हम एक नाम कोई तय कर लेंगे, जैसे राजू मान लें उसका नाम। तो जो राजू था वो 15-16 साल का रहा होगा उस टाइम। तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, जो कि गांव से बाहर मान लें जो खेत वाले मैदान जो होते थे वहां पे चलता था। तो एक बार ऐसे ही राजू क्रिकेट खेल के और वापस आ रहा था, तो उसके हाथ में बैट था और वो चलता चला जा रहा था, क्योंकि टाइम जो था वो सनसेट का था और हल्का हल्का सा अंधेरा होता जा रहा था। रोड साइड चल रहा था और बीच में जो रोड था काफी चौड़ा नहीं था वो, क्योंकि गांव के अंदर का रास्ता था वो जाने का। तो उसमें साइड में चलते चलते एकदम राजू के पैर में कुछ लगा और उसकी एकदम चीख निकल गई, इतनी जोर से कोई चीज पैर में लगी। तो उसने नीचे जब देखा तो उसकी चप्पल में एक बहुत बड़ा कांटा घुसा हुआ था, जैसे बबूल का पेड़ होता है या कोई ऐसा कीकर का पेड़ होता है, उसके कांटे बड़े होते हैं, वो पूरा घुसा हुआ था। और वो चप्पल से घुस के पैर में घुसा हुआ था और चप्पल चिपक गया था पैर से। तो वो बैठ गया वहीं पे और नीचे झुक के उसने कांटा निकालने की कोशिश की, तो बहुत दर्द हुआ। उसने हल्के हल्के कांटा निकाला। अब बैठ के उसने पैर ऐसे ऊपर उठाया और वो कांटा अपना निकालने लगा, और जैसे ही उसने कांटा खींचा तो जोर से एकदम प्रेशर से खून निकला और वो एकदम चिल्लाया और पूरी चप्पल पे उसके एकदम वहीं बैठा रहा और काफी देर तक उस चीज को देखता रहा। और चलने में तकलीफ होनी थी अब उसे, क्योंकि वो जब खड़ा हुआ तो उससे चला नहीं जा रहा था। तभी उसको बहुत जोर से आवाज आई, जैसे कि कोई बहुत धमाके से कोई चीज गिरी हो, और उसने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने ये देखा जब कि आसपास कुछ नहीं गिरा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बहुत पास से आवाज आई थी। ऐसा लगा कि कोई वहां कुछ चीज गिरी है। हल्का सा अंधेरा शुरू होने वाला था, तो इतनी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था, लेकिन जब उसने सामने देखा तो सामने एक बहुत छोटी सी काली एक मूर्ति थी, जो तकरीबन आधी जमीन में गड़ी होगी। तो उसका जो ब्लड था जो उसकी चप्पल पे से गिरा, वो उस मूर्ति पे टपक गया था और उस मूर्ति पे पूरा ब्लड ब्लड हो गया था, खास तौर पे उसी पे गिरा था। तो उसने देखा, क्योंकि उस टाइम दर्द इतना हो रहा था पैर में उसके, तो उसने इस चीज को अवॉइड करके वो चला गया। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और सो गया। उसी रात सोते सोते बीच में आंख खुली, ऐसा लगा कि कोई उसका वही वाला पैर पकड़ के हिला रहा है। और जैसे ही उसकी आंख खुली तो कमरे में थोड़ा सा अंधेरा था, तो उसको एक बहुत बड़ा कोई शख्स सामने खड़ा हुआ दिखा, जो कि परछाई सा कुछ था और वो बराबर उसका पैर हिला रहा था, जिसे देख के डर के पीछे को हो गया। लेकिन खास बात ये थी कि वो चीज ना गायब हुई ना भागी, ना ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि धोखा है, आंखों का या कुछ है,
ये कमरे में अकेला था और इसने देखा जब, तो ये पीछे को हुआ और ये इससे पहले कुछ बोलता तो उस काली परछाई से आवाज आई, चलो हमारे साथ, तुम्हें क्रिया शुरू करनी है। अब इसको कुछ समझ ना आए, ना इसको ये समझ आए कि क्या बोल रहा है। ये एकदम हल्के 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 चिल्ला के, तेज चिल्लाया तो वो चीज डिसअपियर हो गई। इसने सब कुछ अपने घर वालों को बताया और एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं बता पाया कि उसने क्या कहा था। वही सब उन्होंने सोचा कि डर गया है या कुछ ऐसा है या वहम है, ऐसा कुछ। बात खत्म हो गई। अगले दिन 2-3 दिन गुजरे तो रात में फिर ये सोए और उस दिन मेन इवेंट हुआ इनके साथ। हुआ ये कि जब इनकी आंख खुली सुबह तो ये अपने घर में नहीं थे और ये ऐसी जगह पे पाए गए जो कि इनके घर से थोड़ी दूर जो नदी थी उसके घाट पे लोग आते थे और उसके पास, बहुत पास एक शमशान घाट था जहाँ पे लोगों के लास्ट राइट्स होते हैं। तो वहीं पे पास में जो एरिया था, कहा जाए छोटा सा जंगल टाइप है या बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, वहां पे इसकी आंख खुली और सूरज निकल रहा था। जब ये उठा तो इसने देखा कि इसके कपड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा मैले हैं और इसके दोनों हाथों पे ऐसे निशान है जैसे कि ब्लेड से किसी ने काट दिया हो और ब्लड सूख चुका था, मतलब बह बह के वो सूख चुका था और कुछ समझ नहीं आया। ये इसको कुछ भी याद नहीं कैसे में आया, रात में घर पे सोया था। जब ये बाहर निकला तो गांव के अंदर पहुंचा तो घर वाले इसको ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते आए, ये उनको देख के और अनकॉन्शियस हो गया। वो उसको घर ले गए। खैर फिर लास्ट में ये हुआ था कि इसको किसी रिलीजियस पर्सन को, किसी जिनको दिखाया जाता है, जैसे आप बोलें कि कोई साधु है या कोई अघोरी है या किसी ऐसे बंदे को दिखाया गया। मतलब काफी टाइम बाद किसी बंदे ने कुछ बताया, क्योंकि वैसे आप घूमते रहे तो ज्यादातर लोग जो है वो ड्रामा करते हैं, कुछ नहीं बता पाते। तो फिर एक बंदा था, वो बड़ा बताया कि ये एक्चुअल में यही हुआ कि जब ये आ रहा था तो इसका ब्लड एज अ सैक्रिफाइस उस डेटी को पहुंच गया जो वो रास्ते में इसको जो वो मूर्ति दिखी थी, और उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए वही एक स्टेप था कि वो ब्लड उसको सैक्रिफाइस किया जाए। उस डेटी ने वो अपना कारिंदा भेजा, और ही माइट बी अ जिन, कि चलो अब शुरू करो, जिसलिए तुमने इनिशिएट किया है तुम्हें क्रिया पूरी करनी है, इसलिए उसने ऐसा बोला। फिर उनके कुछ उनकी नॉलेज से उन्होंने जो इलाज किया उनका, तो उस चीज से फिर पीछा बड़ी मुश्किल से छूटा और फिर उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत खतरनाक एक इंसिडेंट है जो उनके गांव में बहुत मशहूर है। तो देख के हमको बोलते हैं ना कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप कहीं किसी पेड़ के नीचे या कहीं यूरिनेट ना करें या थूके नहीं ऐसी जगह पे। और ये तो ब्लड था, खैर, तो ब्लड वाज लाइक कंसिडर्ड एज अ सैक्रिफाइस। एक स्टोरी थी। काफी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, सही बात है। मुझे भी एक स्टोरी याद आई, मिठाई की स्टोरी है ये, मिठाई से रिलेटेड। अब कहते हैं कि भाई जिन्नात को जो है मिठाइयों से बहुत प्यार है। मिठाइयाँ ये जो है ये किलो के हिसाब से खाए जाते हैं। अब एक साहब की ये स्टोरी है, अभी वो कनाडा आ गए हुए हैं, कनाडा में रहते हैं। तो उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी। कहते हैं कि ये उस वक्त की बात है, अब तो काफ़ी अरसा हो गया, वो अब तो उम्र के वो इस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि यानी कि लाइक यू नो ही इज़ लाइक 60-65 ईयर्स ओल्ड। तो कहते हैं कि जब हम जवान थे और जब हमारे वालिद साहब हयात थे, जिंदा थे, तो पाकिस्तान में उनकी मिठाई की दुकान थी।
और ये 3 भाई थे और ये मिठाई की दुकान जो है उनकी खानदानी चली आ रही है। यानी कि इनके दादा भी मिठाई बेचा करते थे। फिर जब दादा का इंतकाल हुआ तो इनके वालिद के विरसे में ये मिठाई की दुकान आई। कहते हैं कि हमारी खानदान में एक रवायत चली आ रही है कि जिसके नाम पे दुकान होती है, जो उसका मालिक होता है, एक सर्टेन टाइम पे उसको वहां पे बैठना होता है। उस दुकान पे और कोई नहीं बैठेगा। ये राज हमें हमारे वालिद साहब ने उस वक्त बताया जब हमने उनसे बहुत यानी कि जिद करके पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अब हुआ क्या कि होता ये था कि ये तीनों भाई मिठाई की दुकान पे काम करते थे। इनके वालिद साहब की भी उम्र हो गई थी, तकरीबन वो भी तकरीबन 50-55 की उम्र में हो गए थे। तो इनके वालिद साहब ने इनको बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा हुआ था कि तुम तीनों भाई इस मिठाई की दुकान पे काम करो, सुबह से लेके रात तक। 10, 11, 12 बजे इनकी मिठाई की दुकान चलती रहती थी, बंद होती थी रात को। लेकिन मगरिब और इशा के दरमियान में इनके वालिद साहब ने इनको ये कहा हुआ था कि इस टाइम पे तुम तीनों इस मिठाई की दुकान पे नहीं रुकोगे, तुम चले जाओ। मगरिब और इशा के दरमियान सिर्फ मैं दुकान पर रुकूंगा और जो भी ग्राहक आएगा मैं उसको मिठाई दूंगा। अब काफी अरसा तो ये चलता रहा। तीनों भाई काम करते थे, सुबह खुलने से लेके रात तक उन्होंने डब्बे बनाने, एक भाई को कैश रजिस्टर पर होता था, पैसे देने, तीसरा भाई जो वो मिठाई ला रहा है, पीछे काम करने वाले भी काम कर रहे हैं। तो काफी अरसा ये ऐसे चलता रहा। ठीक मगरिब से पहले, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद तकरीबन वो उसके वालिद वहां पर आ जाते थे और तीनों भाइयों को कहते थे कि अब तुम घर चले जाओ या थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। अब ये सिलसिला काफी चलता रहा। उस वक्त जो भी ग्राहक आते थे, जो भी पैसे होते थे, तो ये इनके वालिद उनको कुछ नहीं बताते थे। कहते हैं कि इस ये जो 1-1.5 घंटा होता है मगरिब और इशा के दरमियान में, उनकी इतनी आमदनी होती थी कि हम हैरान रह जाते थे कि हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और वालिद साहब ये 1-1.5 घंटे में इतने पैसे बना लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मगरिब और इशा के दरमियान तुमने इस दुकान में कदम भी नहीं रखना। जैसे ही इशा की नमाज का वक्त होता था, वालिद साहब गल्ला वल्ला झाड़ के पैसे साइड पे रख के तो चले जाते थे। बाकी इनके तीनों बेटे आके बाकी काम संभाल लेते थे। जब इनके वालिद साहब का इंतकाल होने वाला था तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ये करता हूँ कि मगरिब और इशा के दरमियान जो मखलूक आती है वो इंसान नहीं होते, वो कुछ और मखलूक होती है जिसको तुम हैंडल नहीं कर पाते। मेरे वालिद ने मरने से पहले मुझे ये राज बताया था। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब ये जो दुकान है ये मैं अपने बड़े बेटे को देके जा रहा हूँ, ये इसके नाम करके जा रहा हूँ। अब जो उनका बड़ा बेटा था, जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो इनका जो बड़ा बेटा, जो बड़ा भाई था, उसने ये करना शुरू कर दिया कि तीनों भाई दुकान पर आते थे और जैसे ही मगरिब के बाद इनका बड़ा बेटा उस दुकान पे बैठता था और दोनों भाई दुकान छोड़ के चले जाते थे। इस दौरान जो है वो ऐसी मखलूक आती थी जो सिर्फ उनसे मिठाइयां लेके जाती थी। अब गलती ये हुई कि तीनों भाइयों में कुछ इख्तलाफ हो गया, कुछ पैसे का लेन देन हुआ, वो बात ना रही। हुआ ये कि छोटे भाइयों ने कुछ लोगों को बता दिया कि हमारे दुकान जो है वो इतनी चलती है कि यहाँ तो जिन्नात भी आके मिठाइयाँ लेते हैं मगरिब और इशा के दरमियान। अब अरसों बरसों से ये हो रहा था कि उस दुकान में कोई ऐसी चीज थी कि कोई इंसान दाखिल नहीं होता था मगरिब और इशा के दरमियान में।
यानी कि ऐसी वहाँ पे एनर्जी पैदा हो जाती थी कि आम इंसान हम्म, उस दुकान में दाखिल नहीं होता था। या तो उसको वो दुकान नज़र नहीं आती थी, या उनकी आँखें बंद हो जाती थीं, या कोई ऐसा होता था। लेकिन जब उन्होंने ये राज़ फ़ाश किया, तो मोहल्ले के लोगों को तशवीश हुई। उन्होंने पूछना-पुछाना शुरू कर दिया। आखिरकार जो बड़ा भाई है, उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ, हमारी दुकान तो इतनी मशहूर है कि यहाँ पे तो जिन्नात आके मिठाइयाँ खाते हैं। कहते हैं कि हम्म, 1 हफ्ते के बाद जब उन्होंने ये राज़ फ़ाश किया, 1 हफ्ते के बाद उनकी दुकान में ऐसी आग लगी कि सब कुछ जल के राख हो गया। हाँ, पूरे खानदान की जो है वो, जो कई सालों से मिठाइयों की दुकान चली आ रही थी, तो वो सब जल के राख हो गई। ये एक ही हफ्ते के अंदर जो है वो ज़ीरो हो गए, सब इनका जो है ख़त्म हो गया। फिर हम्म, बाकी जो जायदाद थी, घर था, गाड़ियाँ थी, जो भी जो चीज़ थी, वो तीनों भाइयों ने अपने आप डिवाइड की और उन्होंने कहा कि भई आप लोगों ने जो-जो कारोबार करना है, आप कर लें। एक भाई का जो है, छोटे भाई का जो वीज़ा जो वो कनाडा में लग गया, तो वो कनाडा में चले गए। वहाँ पे हम्म, उन्होंने कोई अपना कारोबार शुरू कर दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने शो की थी कि अगर कोई ऐसा काम हो जिनमें जिन इन्वॉल्व हों, कोई ऐसी मखलूक आके कोई ऐसा काम आपकी मदद करती हो, तो आप ज़िंदगी भर आप उस कभी उसको एक्सपोज़ ना करें, कभी बताएँ नहीं। हम्म, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हाँ, था। हाँ, बेसिकली होता यही है कि इनको इन लोगों को ना शोहरत पसंद नहीं होती इंसानों के थ्रू, कि कोई बताए ऐसा है, और अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टोरीज जो मिठाई वाली हैं, ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर हर रीजन में, हर जगह अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन होती हैं एक्चुअल में। मैंने भी सुनी है कई कई जगह के कि वो रात में लेट नाइट आते थे जिन्नात, जो कि दुकान में, और हर थर्सडे में आते थे, और कुछ ऐसा होता था। तो इस तरह की स्टोरीज बहुत सुनने को मिली हैं। बाकी एक स्टोरी है मेरे पास जो कि जिन्नात से रिलेटेड है, जो कि मुझे भेजी नहीं किसी ने, लेकिन ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है मेरे पास, जो कि मैंने खुद सुनी अपने यहाँ, मतलब अपने फैमिली में। तो इसमें ये था कि एक बंदा एक जगह जॉब करता था, और उसका नाम, आप मान लें, सलीम नाम था उसका। तो सलीम जो था वो अपनी जॉब पे जाता था, और वो साइकिल पे जाता था, और ज़्यादातर उसको बहुत सुबह निकलना पड़ता था, क्योंकि घर उसका काफ़ी दूर था उस जगह से। एक दिन ऐसा हुआ कि सलीम जो था वो सुबह निकला, और थोड़ा सा उस टाइम अंधेरा ही था। तो साइकिल चलाते चलाते बीच में कुछ ऐसा जगह आती थी जो कि काफी सुनसान होती थी। तो तभी साइकिल चलाते चलाते एकदम से झटका सा लगा, और जैसे कोई चीज नीचे आई हो साइकिल के पहिए के। तो सलीम ने देखा, हल्का हल्का उजाला सा था दिन का, सुबह सुबह का वक्त। तो देखा एक सांप जो था वो उसके टायर के नीचे आ गया। ओह! और वो सांप फुल लेंथ सांप नहीं था, वो छोटा सांप था, जैसे बच्चा हो सांप का। और वो जैसे आया, तो इसने साइकिल रोकी, तो वो पहिए में लिपट गया। ओह! अच्छा, अच्छा। और इसने जैसे नीचे झुक के उसको निकालना चाहा, और एक डंडा लेके, लकड़ी लेके उससे हटाना चाहा, तो वो, उसको चोट लगी थी, तो वो तड़प रहा था, और वो लकड़ी पे चलने लगा ऐसे। तो इसने लकड़ी छोड़ दी, और एक पत्थर लेके उसको मार दिया वहीं, और उसको साइड में करके ये साइकिल चला के आ गए। अब इसके बाद से इनको कुछ अलग अजीब चीजें होने लगी इनके साथ। ख्वाब में इनको कुछ ऐसा दिखता था, जो कि सांप ही सांप दिख रहे हैं, और इनके
ऊपर लिपटे हुए हैं सांप और ये भाग रहे हैं डर के। तो 1 दिन 2 दिन ऐसा ख्वाब आया और ये इन्होंने किसी बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कई अलग चीजें बताई। लोग बताते हैं कि वो सांप किसी खतरे को डिनोट करता है या पैसे को करता है या कुछ ऐसे, ये सब चल रहा था। तो ठीक 2 या 3 दिन बाद ये ख्वाब आना बंद हुआ और इस ख्वाब के बाद इनको एक ऐसा ख्वाब आया जिसमें कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी बहुत गुस्से में इनसे बोल रहा था कि तूने अच्छा नहीं किया उसे मार के, तूने अच्छा नहीं किया। और ये काफी डर गए और उसी ख्वाब में उसने बोला कि हम लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, हुई। तेरा तेरा फैसला हम लोग करेंगे। तो ये सब हो रहा था, तभी ये उठ गए और उठ के बैठ गए। इन्होंने सोचा कि ये ख्वाब अजीब होते जा रहे हैं और मुझे किसी से कंसल्ट करना चाहिए। ये बैठ के यही सोच रहा था, तभी दरवाजे पे ना नॉक हुई बहुत जोर से, जैसे कोई जोर से खटखटाता है, धाड़ धाड़ धाड़। और ये एकदम डर गया कि इतनी रात को कौन आ गया। उस टाइम 2 या 3 बज रहे होंगे रात के। तो इसने जाके बड़ी हिम्मत करके पूछा कौन, तो कोई कुछ बोला नहीं। तो इसने सोचा कि मैं नहीं खोल रहा इस टाइम, पता नहीं कौन होगा। ये जैसी वापस पलटा जाने के लिए तो उससे भी ज्यादा तेज किसी ने खटखटाया और वो इतना तेज था कि जैसा लग रहा था दरवाजा टूट जाएगा। तो ये गुस्से में आके फिर बोला कौन है इस टाइम, कौन है, कौन परेशान कर रहा है। तो बाहर से 2-3 लोगों की आवाज, बात करने की आवाज आई, जैसे वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो इसने सोचा कि खोलता हूं। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर 2 लड़के खड़े हुए हैं और वो सफेद लिबास में हैं और नीचे मुंह करे हुए हैं। लेकिन इससे मुखातिब हुए और बात करी कि वो आपको बुलाया जा रहा है और बस थोड़ी देर के लिए चलिए, वो बुला रहे हैं आपको। शहंशाह कुछ ऐसे करके कुछ वर्ड था। तो ये कहना ये लोग कौन है। तो वो दोनों बंदे सामने खड़े बात कर रहे थे। जब इसने कहा नहीं नहीं इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम लोग कौन हो, क्यों बुला रहे हो मुझे, तो वो दोनों बंदे साइड हुए तो पीछे एक बुजुर्ग खड़े थे जो कि वाइट कपड़ों में थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा और तुमने जिसको मारा है वो कोई खाली सांप नहीं था, वो एक जिन्नात था और तुमने उसको मार के बहुत बड़ी गलती करी है और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो तुम हमारे साथ चलोगे वरना हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। तो ये सुन के ये बहुत घबरा गया और ना ये अंदर गया ना इसने घर वालों को उठाया, कुछ नहीं। इसको ऐसा फील हुआ जैसे कि खुद ही ये चलता चला जा रहा है उनके साथ। चलते चलते थोड़ी दूर पे जहाँ जंगल शुरू होता था वहां से वो उसको ले गए और इसको याद नहीं कि कितनी देर ये चला और सीधे सीधे चलते आगे जाके, काफी आगे जाके बहुत बड़ा मजमा सा दिखा और काफी रोशनी सी थी वहां पे, ऐसे कोई मजलिस चल रही हो जैसे। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे और एक सामने तख्त लगा हुआ था बड़ा सा, उस पे कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो कि काफी चमक रहे थे, मतलब बहुत ऐसे जैसे ब्राइटनेस निकल रही है उनके अंदर से। वहां ले जाके इसको खड़ा कर दिया गया। वहां पे जाके फिर इसको पता लगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो वो जो सांप इसने मारा था, सांप का बच्चा, वो किसी जिन्नात का बच्चा था जो सांप की फॉर्म में था और उसको इसने मारा था। तो जब इन पे केस हुआ वहां पे, वो जिन्नातों की अदालत थी एक्चुअली, इन पे मुकदमा चल रहा था। तो जो इन पे इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया, तो उसमें इनकी तरफ से ये दलील थी कि एक तो वो पहले एक्सीडेंटली
मुझसे टकराया, मुझे नहीं दिखा, और मारने से पहले मैंने उससे बोला कि अगर तुम कोई जिन्नात हो तो यहाँ से चले जाओ, इस तरह से कुछ बोला जाता है। वो बोल चुके थे, और उसके बाद भी नहीं गया वो, या तो वो जख्मी था इसलिए नहीं जा पाया, क्योंकि जिन्नात जब किसी जानवर की फॉर्म लेते हैं या उसमें होते हैं तो वो बाउंड हो जाते हैं उस ही के, जैसे सांप जो है वो गायब नहीं हो सकता या कुछ, या आप किसी एनिमल की फॉर्म में हैं और आपको बंद कर दिया जाए पकड़ के किसी पिंजरे में, तो आप बंद रहेंगे उसमें, मतलब बिल्कुल वो फिजिकल लॉ उनके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो वो कुछ हुआ, तो फिर अदालत में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, एक तो ये एक्सीडेंट था और उसके बाद इसने वार्निंग दी थी उसको कि तुम अगर जिन्नात हो तो यहाँ से चले जाओ। तो फिर इन पे केस हुआ, लेकिन वो ये बाइज्जत बरी हो गए उसमें। अब जैसे ही बाइज्जत बरी हुए तो उन्होंने फैसला सुनाया, जो शहंशाह जिन्नात सामने बैठे होंगे उनका, ये बोलते हैं कि उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, उनके बस मतलब ऐसा था कि चेहरे की जगह कुछ हल्का हल्का ब्राइटनेस थी, रोशनी थी। बाकी लोग भी बहुत वहाँ पे अजीब थे, जो कि इंसानी शक्ल में दिख रहे थे, लेकिन किसी का ऐसा था कि किसी के हाथ ज्यादा लंबे हैं, किसी के पैर छोटे हैं, सर बड़ा है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे। जो फैसला इनका हुआ यही हुआ कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, इनसे गलती से हुआ, और इन्होंने वो रूल भी फॉलो किया था मारने से पहले, क्योंकि सांप की शक्ल में जिन्नात होते हैं। तो जैसे ही वो फैसला हुआ, इनको थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि अच्छा अब ठीक है, तो इन्होंने हाथ उठा के ऐसे दुआ करी, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। और जैसे इन्होंने मुंह पे हाथ फेरा और हाथ हटाया, कुछ भी नहीं, तो ये बिल्कुल अंधेरे में खड़े थे, खूब अंधेरे में, और ये घबरा गए बहुत। खैर किसी तरह से वापस पहुंचे और घर पे इन्होंने ये किस्सा सुनाया। तो ये किस्सा काफी मशहूर था और हमने बचपन में कई बार सुना था ये कई लोगों से, क्योंकि ये एक सर्टेन जगह है वहां पे हुआ था। तो ये जिन्नात की बोलते हैं कि अदालतें आज भी लगती हैं, अभी भी वहां उनके फैसले होते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे होते हैं कि आपको नॉर्मली आप नहीं नजर आएंगे। आप आपसे गुजर भी रहे तो अगर उनको नहीं दिखाना तो वो चीज नहीं दिखेगी। कोई बहुत छोटा सा कमरा है या कुछ जगह है और हो सकता है उसमें हजारों लाखों जिन्नात बैठे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और यही सुना है कि लगती हैं अदालतें इनकी, और जो है फैसले भी वहां पर होते हैं, क्योंकि ये जिन्नात जो है ना ये बहुत हाइपर होते हैं, जरा सी बात पे जो भड़क जाते हैं और गुस्सा आ जाता है, और फिर जो है एक्सक्यूज बना लेते हैं इंसान को तंग करने के लिए। तो यही है सब, ये काफी सारी स्टोरीज हो गई। बस तो करते हैं, एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टोरीज तो आती रहेंगी, स्टोरीज के भी बीच में हम करते रहेंगे। और उसके अलावा जो चीजें चल रही हैं आजकल या फिर जो चीजें बहुत अजीब फिनोमेनाज हैं उन पे बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये वही अपने व्यूअर्स को भी हमने यही कहना है कि भाई आप लोग भी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो अपना जो है नंबर शेयर, आई मीन स्टोरीज शेयर करें, हमें सेंड करें, और ताकि हम उनको उन स्टोरीज को अपने अंदाज में आप लोगों से शेयर करें, आप लोगों को सुनाएं। ज़्यादातर जो है मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि भाई ये बता दे ये क्या होता है, इसकी हकीकत क्या है, तो वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ, और नेक्स्ट स्ट्रीम में भी जो है वो शेयर करेंगे। कुछ तो सवाल वगैरह बहुत आते कि जादू हो गया, इसकी वजूहात क्या है, जादू को तोड़ा कैसे क्या है, तो वो ज़्यादातर जो है ना वो इंफॉर्मेटिव साइट पर आ जाती है बात। तो ये है, चलें ठीक है, हम अपनी स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों से मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके बाय बाय। ठीक है, ओके बाय बाय।